इंडिया टीवी लाइव, आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना पाटनी। और आज हम बात करने वाले हैं आर्थराइटिस की, यानी कि गठिया का रोग। गठिया का रोग कैसे होता है, क्यों होता है, कितने प्रकार का गठिया का रोग होता है और आर्थराइटिस को कैसे ठीक किया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात, जिसको आर्थराइटिस हो गया है वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करें, उन एक्सरसाइजेस की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, उन एक्सरसाइजेस का प्रेशर कितना होना चाहिए आपकी बॉडी पर, पैटर्न क्या होना चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको खाने से आप बचें, और कौन सी ऐसी हेल्दी चीज़ें हैं आपको अपनी डाइट में जिन्हें शामिल करना चाहिए। आज इस हॉलिस्टिक अप्रोच को देखते हुए हम आर्थराइटिस की परेशानी से अपने आप को कैसे बचाएं, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आर्थराइटिस है क्या, गठिया का रोग है क्या। बहुत सारे लोगों ने इस बीमारी का नाम सुना ज़रूर होगा, लेकिन उनको पता नहीं होगा कि दरअसल ये बीमारी क्या है। आर्थराइटिस मीन्स जो भी आपके जॉइंट्स होते हैं, चाहे वो आपका एल्बो जॉइंट हो, चाहे वो आपका रिस्ट जॉइंट हो, चाहे वो आपका नी जॉइंट हो, एंकल जॉइंट हो, इन जॉइंट्स में जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो वो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम कहलाती है। अब ये इन्फ्लेमेशन कैसे होता है, क्यों होता है, और इस इन्फ्लेमेशन से कैसे बचा जाए, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि कितनी तरह के आर्थराइटिस होते हैं। देखिए, आर्थराइटिस के काइंड्स और टाइप्स तो बहुत होते हैं, लेकिन हम प्रोमिनेंटली आज दो टाइप्स के बारे में बात करेंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रेमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली उम्र के साथ लोगों को होता है। जैसे अगर आपकी मसल में बहुत वियर एंड टियर हो गया है, आपके जॉइंट में, चाहे एल्बो का जॉइंट हो या एंकल का जॉइंट हो, जनरली जो ज़्यादा वियर एंड टियर होता है वो नी और एंकल के जॉइंट में होता है, क्योंकि पूरे शरीर का जो भार है वो हमारे पैर, हमारे घुटने उठाते हैं। तो ज़्यादातर जो वियर एंड टियर होता है, चोट लगती है फिर ठीक होती है, फिर चोट लगती है फिर ठीक होती है, दैट इज़ कॉल्ड वियर एंड टियर ऑफ अ जॉइंट, वो हमारे एंकल या हमारे नी में होता है। इसलिए ज़्यादातर जो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो आपने देखा होगा कि लोगों के एंकल या घुटनों में होती है, ज़्यादातर घुटनों में। तो अब ये एक पहला रीज़न तो ये है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की मैं बात कर रही हूँ कि मसल का बहुत ज़्यादा वियर एंड टियर हो जाता है, या फिर अगर आपकी जो मसल है वो जॉइंट के आसपास वीक हो गई है, आपकी लूज़ मसल्स है, जो उसकी वो सैक होने लग गई है, उससे जॉइंट को मसल का प्रोटेक्टिव लेयर बेस नहीं मिल रहा है, उस कारण भी आर्थराइटिस होता है। और बहुत से कारण हैं, जैसे कि अगर आप अपनी बॉडी को ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, या आप अपने जॉइंट्स को ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, या आपको कोई इंजरी हो जाती है, उस कारण भी आर्थराइटिस होता है। साथ ही अब रेमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, एज इन कि जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस मसल्स जॉइंट्स की इंजरी या फिर वीक मसल्स या फिर एक्सेसिव यूज़ ऑफ जॉइंट्स में की वजह से होता है, वैसे ही रेमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज़ेस की वजह से होता है। अब ये कैसे, ये बीमारी कैसे होती है, रेमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में थोड़ा और इन डिटेल में हम समझते हैं, बात करते हैं। देखिए, जो हमारे शरीर में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है वो किस लिए होता है, इस पर अभी रिसर्च जारी है कि कोई ये पता नहीं लगा पाया है कि एग्जैक्ट कारण क्या है। लेकिन ये बात ज़रूर सामने आई है कि ये जेनेटिकली ट्रैवल करता है। जैसे जीन्स के थ्रू हम कैरी करते हैं, जैसे अगर मेरी फैमिली में किसी को है तो मैं उनसे जेनेटिकली इसे कैरी करती हूँ, या फिर आपकी फैमिली में किसी को है तो आप उनसे जेनेटिकली कैरी करते हैं। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ेस का जो एक सबसे बड़ा सोर्स है वो ये है। इसके अलावा और कौन कौन से सोर्सेज हैं उनके बारे में रिसर्च की जा रही है। अब रेमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज़ के थ्रू कैसे होता है वो समझना बड़ा, ये कैसे होता है ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि अगर आपको बीमारियां कैसे होती हैं वो प्रोसेस पूरा पता चलेगा, वो जड़ पता चलेगी, तो आप उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ट्रीटमेंट एज इन की जो एक्सरसाइजेज आप खुद घर पर कर सकते हैं, जो खाने का परहेज़ आप घर पर कर सकते हैं, जिनसे इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल किया जा सके, बीमारियों को कंट्रोल किया जा सके। अगर क्योर ना हो तो कंट्रोल तो हम कर ही सकते हैं। तो देखिए, ऑटो इम्यून जो डिसऑर्डर्स हमारे शरीर में होते हैं उसमें जो हमारा शरीर जो है वो ऐसे इम्यून्स को रिलीज़ करता है जो हमारे बॉडी के टिश्यू को इफ़ेक्ट करते हैं। और जब हमारे बॉडी का टिश्यू इफ़ेक्टेड होता है तो हमारे जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होना शुरू होता है, और जब हमारे जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होता है तो जो हमारे बोन्स को, जो हमारे मसल्स को, और जो हमारी टेंडर
बोन्स हमारे नीज़ में होती हैं, उनमें जो ल्यूब्रिकेट प्रोवाइड करता है वो उस ल्यूब्रिकेशन जो प्रोवाइड करता है, जो एक लिक्विड होता है, जैसे नी में एक लिक्विड होता है, वो उसको ख़त्म करना शुरू करता है। और जैसे जैसे वो लिक्विड हमारे शरीर से, ख़ासकर हमारे जॉइंट से, क्योंकि जॉइंट में लिक्विड होता है जो हमारी मोबिलिटी और हमारे मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जॉइंट्स के, तो जब वो लिक्विड ख़त्म होना शुरू होता है इन्फ्लेमेशन की वजह से, और वो इन्फ्लेमेशन जो हमारे शरीर से जो ऑटो इम्यून डिजीज़ेस के कारण जो मैसेज जाता है, जो हमारे टिश्यूज़ को वीकन करता है, उससे होता है। तो बेसिकली जब ये ल्यूब्रिकेशन का प्रोसेस धीमा होता है, जब वो लिक्विड ख़त्म होना शुरू हो जाता है, तो भी जॉइंट्स में प्रॉब्लम शुरू होती है। तो ये है पूरा साइंस, ये है पूरा एक्सप्लेनेशन कि कैसे ये परेशानी होती है। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करें, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करें जिनको रेगुलरली करने से हम अपने जॉइंट्स को 1 हेल्दी रख सकें, अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। 2, अगर किसी के फैमिली ट्री में या जेनेटिकली किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो वो आगे वाली जनरेशन में पास ऑन ना हो। अगर फॉर सपोज़ वर्स्ट केस सिनेरियो मेरी फैमिली में मेरे मदर फादर या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी को ये प्रॉब्लम है, तो वो उनसे आगे वाली जनरेशन में ना आए, मुझ तक ना आए, या फिर मेरे बाद वाली जनरेशन को ना आए। तो उसके लिए हम क्या करें, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करें, खाने में किन किन चीज़ों का परहेज़ करें और कौन कौन सी चीज़ें हम खाएं। और अगर किसी को ये प्रॉब्लम है आर्थराइटिस की, तो वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करें और वो अपनी डाइट में किन चीज़ों को शामिल करें जिससे इस पेन को कंट्रोल किया जा सके और धीरे धीरे उसे क्योर किया जा सके। तो आज उसी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइजेस हम सभी ने करनी है वो है बेसिक वार्म अप। बेसिक वार्म अप इसलिए क्योंकि जब हम सो के उठते हैं, ख़ासकर वो लोग जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो वो अपने शरीर में, ख़ासकर अपने जॉइंट्स में बहुत स्टिफनेस महसूस करते हैं, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। जैसे मेरा ये रिस्ट का मूवमेंट पूरा 360 डिग्री है, लेकिन अगर किसी को रिस्ट में या बॉडी के किसी और पार्ट में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो उसका ये मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। और ये जो मूवमेंट की इंटेंसिटी है, देखिए मैं कितना क्विकली अपने रिस्ट को घुमा रही हूँ, वो इंटेंसिटी भी स्लो हो जाती है। तो इसका मतलब रिस्ट के जॉइंट में इन्फ्लेमेशन है, इसलिए मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया। कई बार आप स्वेलिंग देखते हैं, चाहे वो घुटनों में हो या किसी और जॉइंट में हो, तो वो स्वेलिंग भी एक सिम्टम है आर्थराइटिस का। कई बार इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, आपको हल्का हल्का बुखार है, तो आप डॉक्टर को दिखाइए, हो सकता है कि वो भी एक आर्थराइटिस का सिम्टम हो। इसके अलावा अगर आपको थकान महसूस होती है, तो ये भी रेमेटॉइड आर्थराइटिस का सिम्टम हो सकता है। अगर आपको बहुत फ्लेयर मतलब आपको बहुत जलन अपनी जॉइंट्स में महसूस हो रही है, चाहे वो रिब केज का जॉइंट क्यों ना हो, नी का जॉइंट क्यों ना हो, और जब ये एग्रीवेट हो जाता है और एडवांस स्टेज में चला जाता है, तो यहाँ तक ये जो आपके चीक जॉइंट्स हैं, ये जो चीक बोन्स हैं, इनमें भी पेन होना शुरू होता है। आपकी ये जो उंगलियों के जॉइंट्स हैं जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इनमें भी पेन होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको इस तरह का कोई फ्लेयर अप आपकी बॉडी में, इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में फील हो रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइए और रेगुलरली ये सारी एक्सरसाइजेस कीजिए जो मैं कर रही हूँ, और अपनी आर्थराइटिस की इस परेशानी का क्योर पाइए, उसे कंट्रोल करिए। तो सबसे पहली एक्सरसाइजेस जो आपने करनी है वो है बेसिक मूवमेंट, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और वो बेड से उठ नहीं पाते हैं, उनको थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि शरीर इतना स्टिफ हो जाता है, मूवमेंट इतनी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, उठने में, बैठने में, घुटने सीधे करने में, खड़े होने में वक्त लगता है। तो आप अपने बेड में बैठे बैठे ये बेसिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। कुछ बहुत एडवांस एक्सरसाइजेस नहीं है, बहुत ही बेसिक एक्सरसाइजेस हैं। और क्योंकि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो 50 के बाद की परेशानी है जनरली। अब तो बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिन्होंने अपना एज ग्रुप कम कर दिया, एज इन जो 50 के बाद होती थी वो अब छोटे छोटे बच्चों को, 30 के एज ग्रुप को, 20 के एज ग्रुप को भी हो रही है। लेकिन ऑन अ सोल ऑस्टियोआर्थराइटिस 50 के बाद की बीमारी है। तो बहुत से ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको गठिया के रोग की परेशानी है, जिनके जॉइंट में ल्यूब्रिकेशन नहीं है,
फ्लूइड नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मूवमेंट नहीं है, तो वो भी ये एक्सरसाइजेस धीरे धीरे जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, बेड में बैठे हुए हैं बेड में कर लीजिए, चेयर में बैठे हैं चेयर में कर लीजिए, अगर आपके लिए मेरी तरह मैट में बैठना संभव है, पॉसिबल है, तो आप मैट में बैठ के भी कर लीजिए, लेकिन आपको जहाँ कंफर्टेबल है आप वहाँ पे ये एक्सरसाइजेस कर लीजिए। तो सबसे पहले हम अपर बॉडी एक्सरसाइजेस की बात करेंगे, उसके बाद हम लोअर बॉडी में के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो ऐसे सामने खोल लीजिए और फिर आपने फिस्ट बनाना है और ओपन करना है, फिस्ट बनाना है, ओपन करना है। तो आप कोशिश करिए कि कम से कम 10 राउंड एक सेट में करिए और इसके 3 सेट करिए धीरे धीरे, आराम आराम से ब्रेक लेके, ऐसे नॉर्मल आपकी ब्रेथ रहेगी और हाथों का मूवमेंट ऐसे होगा। आपने पहले मुट्ठी खोलनी है, फिर मुट्ठी बनानी है, फिर आपने फिस्ट खोलनी है, फिर फिस्ट बनानी है। तो ये आपकी फिंगर जॉइंट्स और आपकी रिस्ट जॉइंट के लिए बहुत अच्छी है। साथ ही आपकी जो मसल टोनिंग भी हो रही है, जब आपके हाथ ऐसे सीधे रहते हैं तो पूरा प्रेशर मसल पे पड़ता है, तो इससे मसल टोनिंग भी होती है। क्योंकि जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं उनके कई बार जॉइंट्स में जो मसल्स होती हैं वो वीकन हो जाती हैं, वो सैक करने लगती हैं, तो आपकी बोन को जो सुरक्षा कवच मसल्स प्रदान करती हैं, प्रोवाइड करती हैं, वो जितनी मजबूत और स्ट्रेंथन रहेंगी उतनी ही कम बीमारियां आपको हड्डियों से जुड़ी हुई, जॉइंट से जुड़ी हुई आपके शरीर में होगी। ये 10-10 के आपने 3 सेट करने हैं। उसके बाद आपने रिस्ट रोटेशन करना है, ऐसे आप अपनी रिस्ट को रोटेट करेंगे, राइट रिस्ट लेफ्ट रिस्ट, ऐसे आप अपनी दोनों रिस्ट को रोटेट करेंगे। ये भी आप कोशिश करिए कि 10-10 के 3 सेट करें। अब इसे इनवर्ड्स रोटेट करेंगे, पहले हम आउटवर्ड्स कर रहे थे, अब इसे इनवर्ड्स रोटेट करेंगे। उसके बाद आपने एल्बो बेंड करना है, एल्बो बेंड, आपके जो हाथ हैं वो पैरेलल रहेंगे टू योर शोल्डर इन वन लाइन, और फिर आप अपने एल्बो से अपने हैंड्स को बेंड करेंगे और अपने हाथों से अपने शोल्डर्स को टच करेंगे। मीनवाइल जो आपके आपका जो ये वाला एरिया है हाथों का, बाइसेप्स वाला, ट्राइसेप्स वाला, ये स्ट्रेट रहेगा ऐसे। ये भी आपने 10-10 के 3 सेट करने हैं। कोशिश करिए कि धीरे धीरे आप शुरुआत करें, धीरे धीरे अपनी बॉडी को वार्म अप करें, धीरे धीरे उसमें मोबिलिटी, उसमें मूवमेंट लाएं, और उसके बाद फिर आप अपनी एक्सरसाइजेस के टेम्परामेंट को बढ़ा सकते हैं। टेम्परामेंट एज इन कि पेस को बढ़ा सकते हैं, जैसे इंसान का टेम्परामेंट होता है वैसे एक्सरसाइजेस का पेस होता है। तो धीरे धीरे आप उस पेस को, उस फ्लो को इंक्रीज़ करें, लेकिन करना आपने सब कुछ आराम से है। अपने जॉइंट्स को बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है, बस उसे रिलैक्स करना है, उसे एक्टिव करना है। अब जो अगली एक्सरसाइज है उसमें आपके जो शोल्डर्स हैं वो ऐसे वाइड ओपन रहेंगे इन वन लाइन पैरेलल टू ईच अदर, और उसके बाद आपके एल्बोज बेंड होंगे, आपके जो हाथ हैं वो आपके शोल्डर्स को टच करेंगे। इसके भी आपने 10-10 के 3 सेट करने हैं। उसके बाद आप करेंगे आर्म रोटेशन। तो आर्म रोटेशन के लिए आप अपने जो शोल्डर्स हैं उनसे अपने हाथों को अपने शोल्डर डिस्टेंस पे पैरेलली ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपकी एल्बोज बेंड होंगी, आपके जो दोनों हाथ हैं वो आपके शोल्डर्स को टच करेंगे। आपने अपने शोल्डर्स को ऐसे ग्रिप के साथ होल्ड करना है, और उसके बाद आपने अपनी आर्म्स को रोटेट करना है, पहले इनवर्ड्स फिर आउटवर्ड्स, या फिर पहले आप आउटवर्ड्स फिर इनवर्ड्स भी कर सकते हैं, धीरे धीरे ऐसे। ये नॉर्मल रोटेशन रहेगा, ये आपके शोल्डर जॉइंट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इससे आपके पूरे शोल्डर का जो कंडीशनिंग है वो होगा। साथ ही हम अपने शोल्डर्स की मोबिलिटी, शोल्डर जॉइंट्स की मोबिलिटी की भी यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि द मोस्ट यूज्ड पार्ट इन आवर बॉडीज़ आर शोल्डर्स। सारा बोझ तो कंधों पे ही होता है तो हम यहाँ पे अपने शोल्डर्स की कंडीशनिंग कर रहे हैं, शोल्डर्स की मोबिलिटी पे काम कर रहे हैं। आप 10-10 के 3 सेट इसके भी कीजिए। और अगर आपको ज़रा सा भी पेन होता है, ज़रा सा भी दर्द होता है, तो आपको उस दर्द को बर्दाश्त नहीं करना है, उसे सहना नहीं है, बल्कि आप थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, थोड़ा ब्रीद इन ब्रीद आउट कर लीजिए, थोड़ा कंफर्टेबल फील कर लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे जितना आपका आर्म जाने में कंफर्टेबल है, अगर पूरा नहीं जाता है तो कोई प्रेशर नहीं है, उतना ही जितने में आप कंफर्टेबल हैं, जितने में आपको दर्द नहीं हो रहा है। और अगर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, दर्द बहुत बढ़ गया है और दर्द आपसे बेयर नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ गो इन कंसल्ट योर डॉक्टर। फिर कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आपको कुछ अननेचुरल फील हो रहा है, पेन बहुत अननेचुरल है, तो आपको एक्सरसाइजेस करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने सीधे डॉक्टर को कंसल्ट करना है। फिर जो आप डॉक्टर कहेंगे उसी हिसाब से आपने अपना रूटीन रखना है। अगर आपके लिए दोनों हाथों को एक साथ रोटेट करना कंफर्टेबल नहीं है तो आप सिंगल हैंड भी रोटेट कर सकते हैं ऐसे। ये पूरा शोल्डर मोबिलिटी पे, शोल्डर जॉइंट पे हम काम कर रहे हैं। इसके बाद फिर जो हम अगला सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, जो हम अगली वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे, वो ये है। आप अपने दोनों हाथों को अपने कानों के पैरेलल ऊपर ऐसे रेस कर लेंगे, जैसे मैंने रेस किया। और उसके बाद आप अपने जो दोनों हाथ हैं उनसे अपने रिस्ट को पकड़ लेंगे। अगर आप कंफर्टेबल हैं रिस्ट पकड़ने में, फ्लेक्सिबल हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप ऐसे लूप बना लीजिए, ऐसे हुक कर लीजिए, अपने दोनों हाथों को ऐसे हुक कर लीजिए। ये भी वेल एंड गुड है, अगर इसमें कंफर्टेबल हैं तो ये भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इस मूवमेंट में डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स मूव करेंगे। आपको एक स्ट्रेच फील होगा, आपके स्कैपुलास पे आपको ये स्ट्रेच फील होगा। तो बेसिकली स्कैपुला और ये जो पूरा रिब केज, हैंड और रिब केज वाला जॉइंट है, हम इस पे काम कर रहे हैं। मोबिलिटी बेटर करने की कोशिश है, मूवमेंट बढ़ाने की कोशिश है, और जो रेंज है आर्म्स की, मूवमेंट की, उस पर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये भी आप 10-10 के 3 सेट करिए। कंफर्टेबल नहीं है तो आप 5-5 के 2 सेट या 5-5 के 3 सेट धीरे धीरे आराम से उतना ही मूव करिए जितने में आपको पेन नहीं हो रहा है। अगर मेरी तो रेंज ज़्यादा है क्योंकि आई डू दिस एवरी डे। अगर आपकी रेंज कम है, अगर इतनी ही रेंज है तो इतना ही कीजिए, लेकिन कीजिए, कंसिस्टेंटली कीजिए, धीरे धीरे यू विल फील बेटर। तो जब आप ये अगर 5-5 के 3 सेट या 10-10 के भी 3 सेट कर लेंगे तो आपको आपकी अपर बॉडी के जितने जॉइंट्स हैं, आपकी फिंगर जॉइंट, आपके रिस्ट जॉइंट, आपका ये एल्बो जॉइंट, आपका शोल्डर जॉइंट, आपका रिब जॉइंट, आपको यहाँ पे मूवमेंट फील होगा। यू विल फील बेटर, यू विल फील ऑल दीज जॉइंट्स आर वार्म्ड अप।